चलो होमवर्क दिया था, होमवर्क सैटरडे वाला होमवर्क तो मैं पूछूंगी। तुम्हें क्या लगा क्लास 1 मैंने नहीं लगाई तो पूछूंगी नहीं मैं? हाँ बताओ जरा क्या दिया था होमवर्क में। लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कौन सी है? कौन सी? मिलान? किसका क्या नाम था? अब क्या समझूं मैं तुम्हारे इस सेंटेंस से? हाँ देख के बता दो एक बार। इंडिया वाली लेकिन मिलन है। हाँ वो बाइनियल है। ठीक है। और क्या दिया था? बस ये दिया था? क्या बात कर रहे हो, और कुछ नहीं दिया पूरी क्लास में? पीलीभीत वाले का? अच्छा चलो अच्छी बात है फिर तो। किसी को कोई डाउट हो नहीं, फिर आगे सितंबर शुरू कर रहे हैं। चले आ जाओ। देखो फिर फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन इंस्टॉलेशन ऑफ ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स अंडर प्रधानमंत्री कुसुम योजना? हरियाणा? पंजाब नहीं हो सकता, अग्रेरियन इकोनॉमी है वो भी। उत्तर प्रदेश भी अग्रेरियन सेक्टर से ही बिलोंग करता है मेनली। बट आंसर क्या है अमन? हरियाणा श्योरिटी के साथ? ठीक है। क्वेश्चन अब ये है आप लोगों के लिए, जो कुसुम स्कीम है, कुसुम स्कीम के आप लोगों ने फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि इसकी कुसुम में जो एस है उससे क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इसकी आप लोगों ने फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। साथ में मुझे ये बताओ कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनआरई। और कोई मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हो इसको? एग्रीकल्चर भी तो कर सकता है। अगर रिगार्डिंग सोलर पंप्स लगाने हैं, इरिगेशन प्रोवाइड करवानी है, तो एग्रीकल्चर भी तो हो सकती है, बट एग्रीकल्चर नहीं है। इट इज MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्या करेंगे इसमें, मकसद क्या है स्कीम को लेकर आने का? व्हाट इज बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस स्कीम? अभी कौन से पंप्स यूज करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक वाले या फिर डीजल वाले? है ना, इलेक्ट्रिक वाले महंगे हैं, डीजल वाले महंगे हैं? दोनों सेम है। देखो इंडिया में मेनली अभी यूज होते डीजल वाले, इलेक्ट्रिक तो अभी थोड़े से कम ही आए हैं। डीजल वाले यूज करते हैं खास करके वो फार्मर्स जो कि स्मॉल फार्मर्स हैं। तो हमें करना क्या है, हमें पोल्यूशन से बचना है। हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर है वो ऑलरेडी कौन सी ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मीथेन के लिए, CH4 के लिए। तो एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन, क्योंकि धुआं निकल रहा है उसमें से। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा टारगेट भी पूरा हो जाए रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने का, और एग्रीकल्चर से ग्लोबल वार्मिंग भी हट जाए और पोल्यूशन भी हट जाए। उसके लिए हम करेंगे क्या, ऑल द डीजल पंप्स विल बी रिप्लेस्ड बाय द सोलर पंप्स। इलेक्ट्रिसिटी वाले जो अभी भी यूज होते हैं हमारे, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? कोल से आती है। पोल्यूशन तो अल्टीमेटली वहां पर भी हो ही रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो ही रही है। तो हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करें फॉर द पंप्स, दैट शुड कम फ्रॉम दी सोलर पावर प्लांट्स। दो चीजें हैं इसमें, एक तो इसमें ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स लगाए जाएंगे। ऑफ ग्रिड का मतलब होता है आपने अपने खेत में पावर प्लांट लगाया और आपने नॉर्मली अपने ही खेत में उसको यूज कर लिया। दूसरा है कि आपने अपने खेत में इलेक्ट्रिसिटी लगाई, आपने मान लो कि 100 मेगावाट का प्रोडक्शन किया, आपको सिर्फ 20 मेगावाट चाहिए है, बाकी 80 मेगावाट का क्या करोगे? अब आप स्टोर मत करो, आप क्या करो, सेल कर दो। सेल किसको करोगे? टू
टू डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनीज को, वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी ग्रिड पर्पसेस। तो अगर आपने खुद के लिए यूज करना तो यूज कर लो, नहीं करना तो आप उसको बेच दो। इससे फार्मर क्या रिस्पॉन्सिबल रह रहा है फॉर दी डिक्रीज इन पोल्यूशन, प्लस ही इज ऑल्सो अर्निंग मोर बाय सेलिंग दी इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्कॉम कंपनीज। ठीक बात है। हमें पता है कि हमें क्या करना है, 2022 तक वी हैव टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स। 2022 आ गया है, नहीं आया 2022 अभी तक? अच्छा, पहले वाले के लिए ना मैं करता नहीं लाया आपने। हाँ, तो हम लोगों ने ये टारगेट रखा था कि हम 2022 तक कम से कम जितने फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल कर देंगे। तो अपने को कुसुम स्कीम क्लियर है, ऑन ग्रिड भी है, ऑफ ग्रिड भी है, दोनों चीजें हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है ये पता होना चाहिए, नॉर्मली है, नाम से ही वैसे क्लियर हो रहा है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिप्लेस क्यों करवा रहे हैं ये पता होना चाहिए। और अभी कौन सा स्टेट सबसे पहले नंबर पर आया है? हरियाणा। तीनों ऑप्शंस हैं ही आपकी वैसी वैसी जो अग्रणी इकोनॉमीज हैं, तो कंफ्यूज मत होना, हरियाणा इज एट द नंबर 1। सितंबर के मंथ में ही न्यूज में रहा था। चले आगे, चलो। अच्छा, कब आई थी ये स्कीम हमारी? ईयर किसी को पता हो? 2019। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें कुसुम स्कीम में? चलो, नेक्स्ट है आपका प्राण पोर्टल। ये प्राणा नहीं है, प्राण है, लाइफ वाला प्राण। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज अ पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन 132 cities under the National Clean Air Program. Okay. Second statement, it would also disseminate information on air quality to the public. ठीक है, अब ये है क्या बेसिकली पोर्टल? देखो, हम लोगों ने जब NCAP किया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, उसमें हमने देखा था कि टारगेट क्या था हमारा, PM 2.5 और PM 10 को हमें रिड्यूस करना है बाय 20 to 30% बाय 2024 एट द बेस ईयर ऑफ 2017। यही था NCAP, शुरू किया गया था इन हाउ मेनी सिटीज? 102। दो cities are called the non-attainment cities. Why they are called non-attainment cities? क्योंकि why? क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया। स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट? नेशनल एयर क्वालिटी, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, NAAQS। यही था उसमें, NAQI तो नहीं था। NAQ वाली 8 पोल्यूटेंट्स हम लोगों ने लिखे थे, एक्स्ट्रा 4 भी थे उसमें। कौन कौन से एक्स्ट्रा 4 थे उसमें? आर्सेनिक, निकल, लेड था। लेड के एक्स्ट्रा 4 में है या पहले वाले 8 में है? पहले वाले 8 में है वो तो। आर्सेनिक था, निकल था, बेंजीन था और बेंजो पायरीन था। अब सिटीज टोटल कितनी हो चुकी हैं हमारी? 132। किस भी सिटी ने, जैसे बेसिकली क्या है ना, ये दिस प्रोग्राम इज बेसिकली सिटी बेस्ड प्रोग्राम्स, कि अगर उसमें चंडीगढ़ आता है तो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना उसके ऊपर काम किया है और कितने लेवल पर जाकर उन्होंने चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। पहली बात तो पॉलिसी कौन सी निकाली, उस पॉलिसी में क्या क्या आप लोगों ने काम करना है, किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अल्टीमेटली आपने महीने बाद जो उसकी रिव्यू लेनी है पूरी बुक्स की, कि आपने 1 महीने में क्या अचीव कर लिया, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर आ जाएगी? आपके प्राण पोर्टल पर। इससे होगा क्या, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको पता होगा कि एक्चुअल में सरकार कर क्या रही है रिगार्डिंग दी एयर पोल्यूशन। सिर्फ आपने प्रोग्राम लेकर नहीं आना ना, इम्प्लीमेंट भी तो करना है। इम्प्लीमेंट कैसे किया है, क्यों किया है, कब किया है और आगे कैसे करोगे, ये सब पता होना चाहिए एज एन इंडिविजुअल। तो वो सब इंफॉर्मेशन क्या होगी आपकी इस प्राण पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन, उसके लिए कुछ एफर्ट्स, उसके लिए कुछ मेजर्स, वो भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी की भी है।
तभी वी हैव टू टेक ऑल द स्टेक होल्डर्स विद आवरसेल्व्स, और पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन तब ज्यादा इफेक्टिव रहती है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सी। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फिर। विद्यांजलि पोर्टल, सुना है इसके बारे में? विद्यांजलि पोर्टल किस किसने सुना है? सर बता दो क्या है ये, जनता जानना चाहती। बैठ जाओ। जैसे बायजूस हो गया, ना स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं। हाँ देखो दो चीजें हैं। पहली बात तो इसमें पहली स्टेटमेंट है आपकी, देखो विद्या अंजलि, अंजलि का नॉर्मली मतलब क्या होता है? अंजलि किसी का नाम है यहाँ पर? अंजलि नहीं होती है, इसमें प्रसाद टाइप सा लेते हैं उसको अंजलि भी तो बोलते हैं। नहीं नहीं पता, छोड़ो। विद्यांजलि का बेसिकली मतलब क्या है कि मान लो कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप तहसीलदार की तैयारी कर चुके हो, आपको पूरे सारे करंट अफेयर आते हैं। अब आपको लगता है कि जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी आने चाहिए, क्योंकि पेपर निकल सकता है आगे 2-3 सालों में और उनको पता होनी चाहिए चीजें। तो आप क्या करो, वॉलंटियर करो, पैसे नहीं मिलेंगे उसके आपको, लेकिन एज अ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम, सोशल सर्विस, कि आपको लगता है कि मुझे चीजें पता है, मेरी जानकारी जो है लोगों के लिए हेल्पफुल रह सकती है, मैं जगह जगह घूम कर आया हुआ हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है लाइफ का, बच्चों को बताना है, तो आप कर सकते हो। उसके लिए कोई मनाही नहीं है। आपको शाबाशी मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे। जिंदगी में क्या चाहिए? शाबाशी। मैं ये देखना चाहती थी। तो चाहे आप ये सब कर सकते हो एज अ सर्विस। दूसरा, आपके पास पैसे बहुत है बट आपको आता कुछ नहीं, आपने नहीं की तहसीलदार की तैयारी बट पैसे तो खूब हैं, आप पैसे लगाओ और वहां पर आप कोई बिल्डिंग बनवा दो, आप पार्क बनवा दो वहां पर, आप बच्चों के लिए स्कूल बुक्स ले जाओ। तो चाहे आप पैसे के थ्रू मदद कर दो बच्चों की या फिर अपनी सर्विसेज के थ्रू मदद कर दो, वो सब जो चीजें आपने करी हैं उसका जो डेटा भी तो होगा कहीं ना कहीं, कि एक्स नाम का लड़का आया था यहाँ पर और यहाँ पर 3 दिन उसने पढ़ाए, टॉपिक करवाए सारे के सारे। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है सारी से डेटा, वो कहाँ पर आएगी आपकी? इस पोर्टल पर। और आपको अगर लगता है कि मैं कौन से स्कूल में जाकर पढ़ाऊं, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी। सरकार कब कब ये प्रोग्राम चला रही है, ऐसा नहीं हो कि आप कभी मुंह चक्कर चले जाओगे कि हाँ मुझे पढ़ाना है, क्या पता उनका पेपर हो, है ना, तो उनको उसकी तैयारी करनी हो, आप कुछ और ही करने लग जाओ उनको। तो कहने का मकसद ये है कि आप कब जा सकते हो, कौन से स्कूल में जा सकते हो, क्या टाइमिंग्स रहेंगी, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, आपकी इंक्वायरी भी बिठाई जाएगी बेसिकली कि आपको सच में आता है कि नहीं आता है, तो सिर्फ आपको लगता है कि आपको आता है। तो वो सब जो चीजें मिलेंगी आपको यहाँ मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड विद्यांजलि पोर्टल। अब विद्या वाला पोर्टल है तो कौन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पढ़ो पहली स्टेटमेंट। It will enable volunteers to contribute by connecting directly with government schools. Yes, government schools plus government aided schools. प्राइवेट स्कूल्स के लिए अभी ये प्रोग्राम इन लोगों ने लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि इट इज टू बी कंसिडर्ड कि प्राइवेट स्कूल्स हैव ऑलरेडी मोर एफिशिएंसी देन द गवर्नमेंट स्कूल्स। दिस मे बी ट्रू, दिस मे नॉट बी ट्रू, बट अभी ये जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो जरा। इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नो, इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक बात है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? तो ये पोर्टल क्या है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इसको हम लेकर क्यों आए हैं, क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं, सभी को क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो आंसर इसका ए। अच्छा, ये सभी के लिए है,
इसके लिए इंडियन सिटीजन्स के लिए भी है, एनआरआईज के लिए भी है, एनआरआईज के लिए भी है, पीआईओज के लिए भी है। पीआईओज क्या होते हैं? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनको हम लोगों ने क्या बना दिया है? ओसीआईज, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो एनीबडी कैन वॉलंटियर द सर्विसेज, द एजुकेशन, द एक्सपीरियंस और द क्रिएशन ऑफ एनी एसेट। ठीक बात है। तो इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं बल्कि कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सीएसआर। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्राइटेरिया है सीएसआर का? हाँ, कि आपको अपने प्रॉफिट का वो एवरेज प्रॉफिट जो कि आपने पिछले 3 सालों में कमाया है, किसी साल 100 रुपए का फायदा हुआ है, किसी साल 200 रुपए का, किसी साल 300 रुपए का, एवरेज कितना निकल जाएगा उसका? 200 सी सेट है ना, 200 निकल गए। 200 में से आपने जो 2% है वो कम से कम लगाना है फॉर दी बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि आपकी कंपनी तभी चलेगी जब लोगों के पास पैसा होगा, है ना। तो यू ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 years का 2% इज दी सीएसआर क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना पड़ता है। दैट इज रिटन अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जरा। नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन। पहली स्टेटमेंट पढ़ो जरा। दिस एक्शन प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रोड मैप टू एलिमिनेट रेबीज बाय 2025। फॉल्स, 2030 है। अच्छा, ओके। क्या रेबीज वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है या वायरस से? क्या रेबीज वायरस की वैक्सीन हमारे पास है? हमारे पास है, लेकिन क्या हम लोगों ने वो इंद्रधनुष मिशन प्लान में लॉन्च करी हुई है? इज रेबीज कम्स अंडर दी मिशन इंद्रधनुष? नो। तो 12 कौन कौन सी हैं उसमें, कौन कौन बताएगा? डिप्थीरिया है, और बताते जाओ फटाफट। पर्टूसिस, निमोनिया, निमोनिया, रुबेला, मीजल्स, जापानीज एंसेफेलाइटिस, पर्टूसिस, टेटनस, टीबी, पोलियो, हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, यही है सारी। और भी कुछ, रोटा वायरस, एग्जैक्टली, बट इन सम डिस्ट्रिक्ट्स। वो 12 याद होनी चाहिए। रेबीज डज नॉट कम अंडर दीज 12 वैक्सीन्स। चलो, इसका आंसर है आपका ये 2025 तक एलिमिनेट नहीं करना है, हमें 2030 तक करना है। सेकेंड आ जाओ जरा। दिस इज लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड रेबीज डे, जो कि मनाया जाता है 28 सितंबर। यस और नो? यस। तो आंसर क्या रहेगा आपका? 2 ओनली। क्वेश्चन अब ये नहीं, क्योंकि मुझे पता आपने आंसर देख लिया इसका। क्वेश्चन अब ये है कि व्हाट वाज द थीम फॉर दिस वर्ल्ड रेबीज डे? ऑप्शंस, थीम्स के ऑप्शन मत मांगो यार ऐसे। कीवर्ड्स, रेबीज। वाओ, कीवर्ड ही सबसे पहला थीम का वर्ड ही है, तो कीवर्ड हो गया ये। रेबीज प्रिवेंशन, छोटा सा है, 2-3 वर्ड का है। थीम लिखेंगे इसकी। ये सभी क्लियर है? वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है और इसके दिन हम लोगों ने क्या ये प्लान शुरू किया हुआ है? थीम है इसकी रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। रेबीज के बारे में पता होना चाहिए, बट इससे डरना नहीं है हमें, हैं? डरना पड़ता है। थीम पता लग गई आप लोगों को, डे पता लग गया। किसी का बर्थडे आता है 28 सितंबर को, यहाँ पर किसी का बर्थडे आता है आसपास?
कोई एनिवर्सरी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या शादीशुदा दोनों चलेंगे। चलो फिर याद कर लेना इसको आप लोग। 28 सितंबर है, मैंने बता दिया, याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा अच्छा, ये मिशन लाया कौन है? ये तो प्लान का नाम है यूनिक। किसने लॉन्च किया है इसे? एनसीडीसी ने, नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम। श्योर हो आप? ट्रॉपिकल तो है, नेग्लेक्टेड भी है, डिजीज भी है। कब मनाते हैं? क्वेश्चन याद आ गया मुझे से। 30 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे। ठीक है, इसको होमवर्क लिखो। हु इज रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी फॉर दिस प्लान? मिनिस्ट्री प्लस नोडल एजेंसी दोनों पता होनी चाहिए हमें। मिनिस्ट्री प्लस नोडल एजेंसी दोनों पता करके लेकर आएंगे आप लोग। चले आगे, चलो। समुद्र शक्ति इज एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया मलेशिया, इंडिया कंबोडिया, या फिर नन ऑफ द अबव? इंडोनेशिया, ठीक बात है। मित्र शक्ति किसके साथ थी हमारी? श्रीलंका। मैत्री किसके साथ थी? थाईलैंड। शिन्यू मैत्री है वो, जापान वाली। ठीक है, क्वेश्चन अब ये है कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है पहले क्या थी और अब क्या शिफ्ट होने जा रही है? वो पहले जकार्ता थी, अब कौन सी बनेगी? नूर सुल्तान, नुसंतरा। कौन से आइलैंड पर है वो? बोर्नियो। क्या वो आइलैंड पूरा इंडोनेशिया के पास है? किस किस के पास और है फिर वो? फिलीपींस और इंडोनेशिया और ब्रुनई नहीं है, मलेशिया है। ध्यान रखेंगे इसे, मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया शेयर दी बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, ओके। मलक्का स्ट्रेट कौन कौन से दो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है? ये ठीक बात है, इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी को। अगर मैं लैंड की बात करूं तो कौन कौन दो कंट्रीज को करती है ये? मलेशिया एंड इंडोनेशिया। मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में क्या पड़ती है आपकी? मलक्का स्ट्रेट। इंडियन ओशन से, पैसिफिक ओशन से, उस साइड कौन सा? पैसिफिक। हाँ, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन आते टाइम सिर्फ आपको दो स्टेट्स की जरूरत पड़ती है, वो दो ही अवेलेबल हैं। एक है आपकी मलक्का स्ट्रेट और दूसरी कौन सी है? बेरिंग स्ट्रेट। आर्कटिक में नहीं जाना, इंडियन में आना है। अगर आपको पैसिफिक ओशन से जाना है इंडियन ओशन में तो आपको सिर्फ दो स्ट्रेट्स ही अवेलेबल हैं। एक है आपकी मलक्का स्ट्रेट और एक है आपकी सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट इज बिटवीन विच टू आइलैंड्स? जावा एंड सुमात्रा। बिल्कुल। तो अगर चाइना सुंडा स्ट्रेट या मलक्का स्ट्रेट को चोक कर देता है या फिर उसको ब्लॉक कर देता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाते हैं? पूरा घूम के आना पड़ेगा फिर पैसिफिक से इंडियन में। तभी इसका पंगा रहता है हल्का सा मलक्का का, चाइना इसको कैप्चर ना कर ले। चले आगे, चलो। इसका आंसर है आपका ए, इंडिया इंडोनेशिया। कौन सी एक्सरसाइज है? नेवल है ये। ठीक, नेक्स्ट, वाई ब्रेक ऐप, योगा ब्रेक ऐप। पढ़ो पहला ऑप्शन। दिस ऐप इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। Second,
This is to provide skills to those who were out of their job during the lockdown period. Why break app? कौन बताएगा आंसर? उबासिनी लेनी? सेकंड तो सही है, सेकंड गलत है। आप कह रहे सेकंड सही है, शायद, पता नहीं। इसका किसने कहा था योगा ब्रेक? ये वर्ड किसने यूज किया था अभी? हाँ जी सर, आप बताओ इसका आंसर। सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, काम करने वाले प्रोफेशनल्स। हाँ, सारे जो लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं, अगर वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये योगा ब्रेक ऐप बेसिकली बनाई गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। मिनिस्ट्री तो ये है, बट बनाई किसी और ने, वो लिखवा दूंगी अभी मैं। तो कहने का मकसद है ये वो ब्रेक है जहां पर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो बच्चे पढ़ते हैं काफी देर तक, अगर अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो इस ऐप का यूज कर सकते हैं अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए। आपको कुछ इसमें आसन कुछ ऐसे बताए जाएंगे जो कि आप विद इन 5 मिनट्स और 5-10 मिनट्स कर सकते हो। जैसे ना कई बार होता है कंपनीज में ना ब्रेक होते हैं, 10 मिनट का ब्रेक होता है, खास करके वो कंपनीज जहां पर लोग सिटिंग जॉब में ज्यादा है, सर्वाइकल हो जाता है ना सिटिंग ज्यादा करने से, सर्वाइकल के भी 2-3 एक्सरसाइज होती है, उनको करवाते हैं विद इन 10 मिनट्स। ब्रेक भी मिल जाता है, बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है और एफिशिएंसी भी ज्यादा निकल कर आती है एम्प्लॉय की, है ना। तो इस ऐप का वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री कौन सी है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और सेकंड ऑप्शन क्या है? गलत, क्योंकि दिस इज स्पेशली फॉर द योगा ब्रेक, नॉट फॉर द जॉब और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो बनाई किसने है लिखेंगे। द ऐप इज डेवलप्ड बाय, द ऐप इज डेवलप्ड बाय मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नाम पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर योगा। कहां पर है ये? साउथ में है कहीं? आसाम? वाई आसाम यूनिक? आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अभी इसको। न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में है ये इंस्टीट्यूट। चलो, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि वाई से वाई है क्या? हाँ, अब आइडिया लग नहीं रहा ना इसको देख के। मुझे भी ऑप्शन मैंने तभी बनाए वाई ब्रेक, मतलब कि आपको ब्रेकअप जॉब से क्यों लेना है, तब मैंने ऑप्शन बनाए थे ये वाले। बट समझ गए, आपने योगा ब्रेक बोल दिया तो वैसे लोगों के दिमाग में क्लैरिटी चली गई। चले आगे, चलो। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फुकुतोकु ओकानोबा वोल्केनो। जिसका नाम ही ऐसा है वो। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज अ टाइप ऑफ सबमरीन वोल्केनो। व्हाट डू यू मीन बाय सबमरीन वोल्केनोज? जो अंडर वाटर रहते हैं, सबमरीन वोल्केनोज। दूसरा ऑप्शन, इट इज इन अटलांटिक ओशन। कहां पर है? इट इज इन पैसिफिक ओशन, ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान। हमें पता है जापान के साइड इतने वोल्केनोज क्यों है, हमने डिस्कस किया था। रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर क्यों है वहां पर? बिकॉज पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग अंडर यूरेशियन प्लेट। ठीक बात है, चलो। तो पैसिफिक ओशन का जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? उतना ही है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड से पैसिफिक ओशन सबडक्ट हो रहा है विद इन दी पैसिफिक प्लेट और आपका ये वाला नॉर्थ अमेरिका प्लस नाज़का प्लेट। तो एक टाइम आएगा जब आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका विल अटैच्ड टू दी रशिया और चाइना वाला साइड। तब तक आप नहीं रहोगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या है आपका? ए, जापान है। चलो, आंसर इज ए। कौन से वोल्केनो ज्यादा डिस्ट्रप्टिव होते हैं, मतलब एकदम से एक्सप्लोसिव होते हैं?
ऑप्शंस तो ले लो, ओशियानिक वोल्केनोज या फिर आपके कॉन्टिनेंटल वोल्केनोज, कॉन्टिनेंटल वोल्केनोज। और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? कैल्डेरा वाले। कैल्डेरा मोस्ट एक्सप्लोसिव फॉर्म ऑफ वोल्केनोज बनता है वो। कैल्डेरा क्या होता है? नहीं नहीं, कैल्डेरा लेक, कैल्डेरा इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि नॉर्मल जो वोल्केनो था, है ना, ऐसे वोल्केनो है, कई बार जो एक्सप्लोजन था बहुत ज्यादा डिसरप्टिव होता है, तो ये जो क्रेटर का साइज है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं। कैल्डेरा बनता है बाद में आफ्टर द एक्सप्लोजन, टाइप ऑफ शेप है वो, फीचर भी बोल सकते हो आप। क्या है टाइप? वसूवियस तो वोल्केनो का नाम है, माउंट वसूवियस, माउंट वसूवियस इज अ टाइप ऑफ कैल्डेरा वोल्केनो। वसूवियन वहां पर एक पर्वत का नाम है, आफ्टर दी गॉड ऑफ, पता नहीं कौन से गॉड है वहां पर, उनके नाम पर है वो, ग्रीक मैथोलॉजी में उनका कोई नाम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है ये, रुक जाओ। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहां पर आपको तीनों तरह के क्रोकोडाइल्स मिले हैं, सॉल्ट वाटर भी, मगर भी, और कौन सा होता है? घड़ियाल्स। यस, बी, केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में है ये। क्वेश्चन अब ये नहीं है, क्वेश्चन अब ये है कि इंडिया में इन तीनों में से, तीनों पाए जाते हैं, मुझे बताओ आयुसीन स्टेटस क्या है सभी का? घड़ियाल का आयुसीन स्टेटस क्रिटिकल एंडेंजर्ड, कहां पर मिलता है घड़ियाल? मेनली हमें चंबल और यमुना रिवर के आसपास। और मगर, मगर इज, ये वल्नरेबल है मगर वाला। सॉल्ट वाटर कौन सा था? लीस्ट कंसर्न, क्योंकि वो बहुत है, अंडमान निकोबार साइड भी मिल जाएगा आपको, सुंदरबन की साइड भी मिल जाएगा, भीतरकनिका साइड भी मिल जाएगा, उड़ीसा वाले एरिया में ही, दैट इज लीस्ट कंसर्न। क्या ये तीनों के तीनों आते हैं इन द शेड्यूल 1 ऑफ WPA एक्ट और नॉट? तीनों आते हैं शेड्यूल 1 में, या सॉल्ट वाटर अलग रहेगा क्योंकि वो लीस्ट कंसर्न है पूरे वर्ल्ड में? घड़ियाल्स, घड़ियाल्स क्या सॉल्ट वाटर लीस्ट कंसर्न है, तो क्या ये इंडिया के मुकाबले, इंडिया में स्पेशली, क्या ये मिलते हैं शेड्यूल 1 में? यस, तीनों शेड्यूल 1 में है और तीनों अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में है। तीनों शेड्यूल 1 में है, तीनों अपेंडिक्स 1 में है, बट आयुसीन स्टेटस तीनों का अलग अलग डिफरेंट है। लीस्ट कंसर्न पूरे वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए जरूरी है, ठीक है। चलो आंसर है इसका आपका केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में। चलो नेक्स्ट है आपका रिवर मनगोट या फिर रिवर डॉकी। इट इज अनडिस्प्यूटेडली द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ एशिया। कहां पर है ये? मणिपुर, जम्मू, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश? मेघालय में है ये, ठीक बात है। क्यों न्यूज में था सितंबर वाले मंथ में? ये बहुत साफ है इसलिए, वहां पर कोई प्रोजेक्ट लगवाना था बट सरकार ने मना कर दिया था कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनने नहीं देंगे, क्योंकि क्लीनेस्ट रिवर है, और अगर आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा दिया तो इसका भी हाल आप पहले वाली नदियों की तरीके से ही कर दोगे। गया कोई मेघालय पे तो घूमने के लिए? टाइम नहीं है। गया कोई मेघालय? ओके, ऐसी दिखती है रिवर। एशिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर है, मनगोट रिवर भी इसके नाम से जाना जाता है, इसको डॉकी रिवर भी बोलते हैं, इसको DAWKI। हाँ जी, क्या है? वर्ल्ड की क्लीनेस्ट, मुझे नहीं पता, होमवर्क लिखो, मतलब पूछेगा कोई नहीं, बट फिर भी चेतन की संतुष्टि के लिए। चले आगे, आंसर इज मेघालय। चलो
ZAPAD एक्सरसाइज, रशिया, यूएसए, यूके और चाइना। यूएसए या रशिया? तुम ये उस रशिया क्यों कह रहे हो? क्या है रशिया? क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में? कैंसिल कर दिया था? किया था। क्या एक्सरसाइज बायलेटरल है, ट्राइलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है या मल्टीलेटरल है? मल्टीलेटरल है। ठीक है। इंडिया इज अ मेंबर कंट्री फॉर दिस एक्सरसाइज। ध्यान रखना इसमें ना आपके 8 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ऑब्जर्वर के तरीके से जाते हैं। वियतनाम हो गया, मलेशिया, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, चाइना का ध्यान रखना। चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ, नॉट द पार्टिसिपेटिंग कंट्री अंडर दिस एक्सरसाइज, बट इंडिया इज। रशिया चाइना की बनती ठीक ठाक है, कोई इतनी बैर नहीं है दोनों में, बट फिर भी इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ZAPAD एक्सरसाइज। इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करने के लिए गया था? नाग बटालियन ग्रुप। इट इज अ काइंड ऑफ इन्फेंट्री रेजिम। आप सभी को पता है इन्फेंट्री, कैवलरी, पैराशूट फोर्सेस, इन सब का आइडिया है आपको हल्का हल्का? ठीक है, चलो। पैराशूट जो पैराशूट से आते हैं, हाँ आ जाओ। ये 9 कंट्रीज हैं, इन 9 के क्या नाम है मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंडिया इज ए पार्टिसिपेटिंग कंट्री, ये फर्क पड़ता है। एंड यस, इंडिया डिड पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट आ जाओ जरा। बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। फर्स्ट इंडियन बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र सिंह has been awarded the Beheller Turtle Conservation Award for 2021. Yes. Second, it is presented by the Turtle Survival Alliance. क्या रहेगा आंसर? सी। पूछा क्या है आप लोगों से? इनकरेक्ट, तो आंसर वुड बी डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका आंसर। इट इज ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज फॉर द टर्टल कंजर्वेशन। हम लोगों ने एक बार किया था इंडियन टेंट टर्टल, याद है? क्यों न्यूज में था इंडियन टेंट टर्टल? लीस्ट कंसर्न है वो। लीस्ट कंसर्न कैसे याद किया था हम लोगों ने? हाँ देखा, याद है ना, मैं तभी निमोनिक बनाने के लिए कहती हूँ। हाँ, और ये और न्यूज में क्यों था ये? क्योंकि क्या हो गया था? लेट हो गया था। थोड़ा जोर से बोलो। लोकेट हुआ था। अच्छा कहाँ लोकेट हुआ था, क्वेश्चन अब ये है। कहाँ मिलता था टेंट टर्टल? नर्मदा रिवर, और वहीं पर वो मिला भी था, इसीलिए वो न्यूज में था। ठीक बात है, रहेगा याद। इंडिया के WPA में कौन से शेड्यूल में था टेंट टर्टल? सेकंड या फर्स्ट? सेकंड। चलो आ जाओ फिर। ध्यान रखना शैलेंद्र सिंह, सीधा क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है कि हु रिसीव्ड दिस बेहलर अवार्ड, तो नाम याद रखिए शैलेंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छा नाम है। चलो नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट उड़ान। इट इज लॉन्च्ड बाय IIT बॉम्बे। नो। उड़ान क्या क्या था हम लोगों ने? उड़ान स्कीम थी कौन सी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उड़ान? उड़े देश के आम नागरिक। क्या उड़ान स्कीम और प्रोजेक्ट उड़ान दोनों सेम चीजें हैं? नो। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? पढ़ो सेकंड स्टेटमेंट। इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंटेंट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। क्या ये ऐसा सॉफ्टवेयर है? क्या ऐसा पोर्टल है ये?
यस, उड़ान से कैसे आपने याद, कैसे लिंक करोगे इसे? कंटेंट उड़ा दिया सारा, इंग्लिश से हिंदी कर दिया। ये स्टेटमेंट सही है गलत है पहले तो ये बताओ जरा। ये सही स्टेटमेंट है, पहले वाली वो गलत है, क्यों? लग रहा है बस, अंतरात्मा कह रही है। आईआईटी मद्रास हो सकती है, आईआईटी बॉम्बे हो सकती है। Why so much biasness towards IIT मद्रास? बॉम्बे नहीं कर सकती हैं? बॉम्बे नहीं किया है। ध्यान रखना, उड़ान स्कीम और आपका जो उड़ान प्रोजेक्ट उड़ान है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। उड़ान स्कीम में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग क्या करते थे, हम वहां पर एयरपोर्ट्स बनाते थे जहां पर अभी तक एयरपोर्ट्स नहीं है, और जो टिकट के दाम थोड़े से हम लोग सस्ते कर देते थे ताकि जो मिडिल क्लास का पर्सन है वो भी फ्लाइट्स में ट्रैवल कर सके। था ना उसमें 2400 रुपए पर आवर की अगर उड़ान है तो उसके हिसाब से वो रेट डिसाइड होते थे। और अगर मान लो कोई कंपनी ऐसी है जो कि एयरपोर्ट बना चुकी है वहां पर, बट उसका पैसे निकल नहीं रहे वहां पर, ना तो लोग आ रहे हैं तो लोगों के पैसे नहीं है, तो उसके लिए सरकार क्या करती थी, इट प्रोवाइडेड दी वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये होता है बेसिकली जब आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया सरकार के कहने पर कि यार यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बना दो प्लीज, तो आप बनाने भी चले गए, बट अब पैसे आपके निकल नहीं रहे, प्रॉफिट आपको हो नहीं रहा, तो आप गवर्नमेंट के पास गए कि प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, तो अब क्या करें? तो सरकार बोलती है कोई बात नहीं, आई विल प्रोवाइड दी मनी, जितना आपको गैप पड़ा हुआ है इसमें प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द उड़ान स्कीम। प्रोजेक्ट उड़ान क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि कंटेंट को ट्रांसलेट करेगा फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल। ठीक बात है, चले आगे। आंसर रहेगा इसका सी। Where is India's tallest air purifier is recently inaugurated? चंडीगढ़, सेक्टर 26। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा, इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है ये वाला। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज इज सेलिब्रेटेड? 7th, 8th, 9th और 11th? 7th ऑफ सितंबर। कितने हक में 7th ऑफ सितंबर के? 2, 4, 5, 7th ही लग रहा है, लगता बहुत है तुम्हें। क्वेश्चन अब ये है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस डे को सेलिब्रेट करवाया है? यूएन, यूएन के द्वारा? अच्छा, UNEP, यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम। लेकिन इस डे को हम लोग मनाएंगे 7 सितंबर को ही मनाएंगे, ये किसने डिसाइड किया? इंडिया ने। क्लीन एयर और ब्लू स्काई की बात करें हम चेतन। The resolution was adopted by UNGA, UN जनरल असेंबली। थीम क्या रहेगी इस डे की, ये भी पता होनी चाहिए। थीम है आप किसकी लिखो? हेल्दी प्लैनेट, हेल्दी एयर, हेल्दी प्लैनेट। क्या थीम है? हेल्दी एयर, हेल्दी प्लैनेट। लिखो हेल्दी एयर, हेल्दी प्लैनेट इज बेसिकली द थीम। इंडिया में जो भी प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट,
या फिर रिगार्डिंग दी ओशंस हेल्थ या फिर रिगार्डिंग दी क्लीन एयर, उन सभी में क्या होगी, ये वाली थीम ही यूज होगी। होता क्या नॉर्मली, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि थीम डिसाइड करती है पूरे साल के लिए, और आपने कोई भी डे मनाना है, कोई भी कैंपेन चलाना है, तो आप उसी थीम को यूज कर लिया करिए। ठीक बात है। तो हेल्दी है, हेल्दी ब्रेन ध्यान रखना, अगर नहीं भी पता हो आपको हल्की सी, तो मैक्सिमम टाइम पर यही वाली थीम आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो एक लाइन लिखेंगे, द रेजोल्यूशन टू सेलिब्रेट दिस डे, द रेजोल्यूशन टू सेलिब्रेट दिस डे ऑन 7th of September was adopted in 2019. मतलब क्योंकि ये नया नया साल है, अभी नया नया हम लोग इसको मना रहे हैं डे को, इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है ये, रहेगा याद। चले आगे, चलो नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन SCO? ईरान है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, मुझे किसी ने बताया था उस टाइम पर इसका निमोनिक, किसको याद है निमोनिक इसका? हृदय ने बताया था, मुझे याद है। नहीं, वो ओपेक वाला था। अब इसी ने बताया था, इसी को नहीं याद तो फिर अभी नहीं बताएंगे। कौन बताएगा निमोनिक फॉर SCO? याद क्या था हमने लास्ट? बताओ SCO की मेंबर का निमोनिक याद हो किसी को? वैसे ही बता दो। हमने किया था ट्रक IIP। मैंने ट्रक IIP याद किया था, बस ट्रक में IIP भी नहीं याद किया मैंने। लेकिन ये तो 8 ही हुए, डबल K था इसमें। ठीक है, अब बताओ जरा T से क्या है इसमें? तुर्कमेनिस्तान। मैं कितनी बार बताऊं तुर्कमेनिस्तान नहीं है भाइयों बहनों, इसमें ताजिकिस्तान है। इंडिया पाकिस्तान ताजा ताजा ऐड हुआ है, ईरान ताजा ऐड हुआ है अभी। तारक कर लो, याद कर लो, मेरी ओर से तुम इसका तारक मेहता कर लो, बट लेकिन याद कर लो इसे। ताजिकिस्तान R से, रशिया U से, उज्बेकिस्तान C से, चाइना K से, कजाकिस्तान K से, किर्गिस्तान I से, ईरान I से, इंडिया P से, पाकिस्तान। याद रहेंगे ये 9 कंट्रीज हैं टोटल। नया कौन सा बना है अभी? ईरान से पहले कौन सा सबसे लेटेस्ट था? इंडिया एंड पाकिस्तान इकट्ठे ही ऐड हुए थे ये, और उससे पहले आपका उज्बेकिस्तान था। SCO का जो हेडक्वार्टर है हमारा है बीजिंग में, चाइना में। SCO को हम पहले किस नाम से जानते थे? शंघाई 5। शंघाई 5 वॉज द ओल्डर नेम फॉर SCO। शंघाई 5 में ये 5 कंट्रीज कौन सी थी? चाइना, रशिया, जो आपकी 3 निकाल दो, ईरान निकाल दो, इंडिया निकाल दो, पाकिस्तान निकाल दो, और उज्बेकिस्तान भी निकालना है। चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। CKKRT जैसे भी याद करना चाहो आप इसको, मुझे ऐसे याद है हल्का सा। ये कब बनी थी ये ईयर? शंघाई 5 कब बनी थी? 1996। SCO इसका नाम कब पड़ गया था? 2001। याद रखेंगे इसे हल्का सा। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा। With which country India signed the C-295 aircraft deal? US, रशिया, स्पेन या फ्रांस? रशिया वाला कौन था? यूनिक, तुम्हारी आवाज पता लग गया मुझे, तुम ही थे। रशिया हाँ है ना?
स्पेन, स्पेन। C295 ग्लोब मास्टर यूएसए, पोसाइडन यूएसए। इसका आंसर है आपका C295 स्पेन। ये फेमस इसलिए था क्योंकि ये पहला ऐसा आपका एयरक्राफ्ट रहेगा जिसको बनाएगी प्राइवेट कंपनी। अदरवाइज अभी तक सारे के सारे जो काम करते थे वो इंडियन गवर्नमेंट करती थी, मैन्युफैक्चरिंग का और प्रोडक्शन का। ये जो एयरक्राफ्ट की डील हुई है वो हुई है प्राइवेट कंपनी के साथ में। इट विल बी द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू बी मेड बाय एनी प्राइवेट कंपनी इन इंडिया। ठीक है, रहेगा याद ये। कैसा एयरक्राफ्ट रहेगा ये? फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर दूसरा है ये ट्रांसपोर्ट वाला, लोगों को ट्रांसपोर्ट करेगा ये। वो देख केदारनाथ मूवी देखी है? लास्ट में एक बंदे की जगह कम रह जाती है, तो इसमें नहीं रहेगी क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है? अराउंड 5 to 10 टन, 5,000 से लेकर 10,000 kg तक का ये वेट उठा सकता है। ठीक बात है, तो वो हीरो मरेगा नहीं। किसी ने नहीं देखी तो स्पॉइलर मैंने दे दिया उसको पहले ही, मत देखना, कोई खास मूवी नहीं है। हाँ मैं ही देखती हूँ, मैं देखती हूँ ऐसी मूवीज। पेपर दे लो तुम अपने, आ जाओ। वर्ल्ड ओजोन डे 14, 15, 17, नन ऑफ दी अबव। 16 सितंबर, 16 वाले हैं सारे। क्यों है 16 सितंबर? क्योंकि इस दिन हम लोगों ने क्या साइन किया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये डिस्कस भी किया हम लोगों ने पहले कि अंडर दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लोगों ने कहा था धरती पर से 2030 तक आते आते जितने भी CFCs हैं, जितने भी HCFCs हैं, उनको हम कर देंगे गायब एंड विल रिप्लेस देम बाय HFCs। क्या इंडिया ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है 2030 वाला? इंडिया ने ऑलमोस्ट 99.2% के जो CFC और HCFCs उनको रिप्लेस कर दिया है बाय HFCs। तो इस दिन हम लोगों ने क्या साइन किया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। पेपर में क्वेश्चन आता है क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, इनको अरेंज करो क्रोनोलॉजिकली, पहले कौन सा आया था और बाद में कौन सा आया था। पहले स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आई थी? मैंने कहा था पहले आपको, स्टॉकहोम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में स्टॉकहोम कन्वेंशन में फर्क है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? 1972 वाली। 6268 गाड़ी का नंबर है किसी का, क्या करना है इसका? साइड में लगवानी है। किसकी गाड़ी का नंबर है 6268? किसी की नहीं है? हाँ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कन्वेंशन, दोनों में फर्क है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी आपकी 1972 वाली, जिसमें क्या बना था हमारा? UNEP बना था। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब बनी थी? 2001 में, जो किसके रिगार्डिंग थी? POPs के रिगार्डिंग थी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये हम पहले कर चुके हैं, तुम्हारे ऐसे चेहरे क्यों देखने को मिल रहे हैं मुझे? POPs का नाम पहली बार सुना आप लोगों ने? पहले सुना हुआ है तो कुछ ये मुंडी मुंडी हिला लो कि हाँ मुझे लगे कि सुन रहे हो आप मुझे। तो पहले कौन सी आई थी इन तीनों में से? मॉन्ट्रियल, फिर आया था आपका क्योटो। क्योटो कब आया था? 1997। और ये वाला स्टॉकहोम कन्वेंशन आई थी आपकी 2001 में। ठीक बात है, चले आगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज आंसर इज 16th of September।
हमने एक और चीज की थी इसमें, किगाली एग्रीमेंट, याद है सभी को? ईयर 2016, उसमें उन लोगों ने क्या कहा था कि भले ही HFC इज नॉट ए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, बट यस it has a very high global warming potential. That is why we also have to replace it by some any other material. But वो some other material है क्या, वो पता नहीं है हमें अभी तक। ठीक बात है, क्योंकि गाली एग्रीमेंट में हम लोगों ने बोला था कि हम डिफरेंट कंट्रीज को कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन सी कंट्री जल्दी इसको रिप्लेस कर सकती है। होमवर्क लिखो। इंडिया के लिए आपने किगाली एग्रीमेंट का जो बेस ईयर है वो पता करके आना है, इंडिया का टारगेट ईयर पता करके आना है आपने कि इस साल तक हम लोग इसको अचीव कर लेंगे और कितने % तक हम इसको अचीव करेंगे, और साथ में इसका जो फ्रीज ईयर है वो पता करके आना। फ्रीज ईयर होता है कि आप इस साल के बाद कोई भी HFC प्रोड्यूस नहीं करोगे। टारगेट ईयर है कि इस ईयर तक आते आते आपके देश में HFC रहेंगे ही नहीं। You will replace all the ACs and all the air conditioners और refrigerators। और बेस ईयर क्या है, उसकी मुकाबले, उस साल के मुकाबले कितना % आप रिड्यूस कर देंगे टारगेट ईयर तक आते आते, वो चौथी चीज है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि आपने पता करनी है रिगार्डिंग इंडिया ओनली, और किसी कंट्री से फर्क नहीं पड़ता हमें। अदरवाइज इस अग्रीमेंट में क्या है, 3 कैटेगरीज बनाई गई थी। 1 category was for developed countries, 2nd category was for developing countries, but India was not satisfied with the category of developing countries कि बहुत जल्दी हो गया है ये चीज। हाँ जी, 6268 94, आ जाओ आगे आ जाओ। 943 किसकी गाड़ी? 943 0943 दिल्ली नंबर है। सारे पैदल वाले मुझे लगता है यहाँ पे। हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि इस अग्रीमेंट में देयर वाज 3 कैटेगरीज, बट इंडिया की अलग से कैटेगरी बनाई गई थी। अलग वाली कैटेगरी पता करके आनी है बस। इंडिया की पता करनी है, यूएसए रशिया की में फर्क नहीं पड़ता। कर लोगे होमवर्क ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हाँ, क्योंकि हमारे किडनी और लंग को इन्फेक्ट करती है ये। सुनो भाई क्वेश्चन, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है, ट्रोपोस्फीयर में ओजोन है, दोनों चाहिए हमें? दोनों हमें नहीं चाहिए हैं, हमें सिर्फ एक चाहिए। कौन सी? स्ट्रेटोस्फीयर वाली, क्योंकि ये हमें बचाती है बाय यूवी रेज। जो आपका ट्रोपोस्फीयर वाला ओजोन है, अगर हमारी बॉडी में ये जाती है गैस, तो हमारी बॉडी में लंग इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, ये सब कॉज करती है। दैट इज इट इज अ पॉल्यूटेंट। स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन इज कॉल्ड गुड ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज कॉल्ड बैड ओजोन। और ये कैसा पॉल्यूटेंट है? प्राइमरी है सेकेंडरी? सेकेंडरी। फॉर्म्स आफ्टर दी, फॉर्म्स ड्यूरिंग दी फोटोकेमिकल स्मॉग। हमने की थी वो रिएक्शन सारी की सारी। हाँ, उसमें आपका NOx प्लस VOCs थे, वोल्केनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट गिव्स पैन पर एसिटाइल नाइट्रेट एंड ओजोन। इट इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। व्हाट इज द हाइट फॉर द ओजोन? ट्रोपोस्फियर में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है आपकी 15 से 35 किलोमीटर तक, और वैसे मिलती है आपको ये 13 से लेकर 38 या 50 किलोमीटर तक। 13 से 50 इज ओजोन प्रेजेंट, बट 15 से 35 इज हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जस्ट टू बी श्योर। आ जाओ, नेक्स्ट है आपका, किस कंट्री में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लांट डिजाइन किया गया है टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड? आइसलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क या नॉर्वे?
आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे वाले भी हैं कई। आंसर क्या है? आइसलैंड। किसने बोला है? हाथ खड़े करना। आइसलैंड। सर क्या करेंगे इस पावर प्लांट में, इस प्लांट में क्या होगा? समुद्र में मुझे नहीं पता। हाँ, वैसे नाम से क्लियर है यहाँ पर कि हम करेंगे क्या, जितनी भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, अ काइंड ऑफ ग्रीन हाउस गैस मैक्सिमम प्रेजेंट, हम क्या करेंगे नॉर्मली पूरे एटमॉस्फेयर से उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको सॉलिडिफाई करेंगे और उसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट करवा देंगे, चाहे वो लैंड पर हो चाहे वो ओशन के अंदर हो। अदरवाइज हम क्या कहते हैं, ओशन हैज दी 30% कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब दी CO2। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी CO2 निकल रही है 30% कौन एब्जॉर्ब कर जाता है? ओशन। ठीक बात है। तो ओशंस में बहुत कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रखने की। तो ऐसा प्लांट जो कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा, उसको सॉलिडिफाई करेगा और अल्टीमेटली उसको डिपॉजिट हम कहीं पर कर देंगे। होगा क्या इससे? एटमॉस्फेयर से CO2 चली जाएगी, लेस कार्बन रहेगा एटमॉस्फेयर में, लेस GHGs है, लेस ग्लोबल वार्मिंग रहेगी। ठीक बात है। तो इसका आंसर क्या है? आइसलैंड। आइसलैंड में सबसे पहला जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है विच विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट मेक इट सॉलिडिफाई। आइसलैंड लिख लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। Iceland has originated from the geological hotspot. आइसलैंड इज अ जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट, जैसे आपका रीयूनियन आइलैंड है वैसे ही आइसलैंड भी है। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, NIRF रैंकिंग्स। IISc बेंगलुरु was ranked the best research institution. नो, मद्रास है रिसर्च में। सेकंड, IIM Ahmedabad was ranked 1 in management category. True. Among engineering institutions, IIT Madras remained number 1. क्या आंसर है? A, B, D, all of the above. जो आपकी NIRF रैंकिंग्स हैं इसमें क्या कैटेगरी वाइज है और आपने वो याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन द डेंटल कैटेगरी। तो ये तीन तो आपने याद रखना। रिसर्च में कौन है? IISc बेंगलुरु। अहमदाबाद IIM वाला वैसे ही बहुत फेमस है तो हमेशा नंबर 1 पे रहता ही है नॉर्मली वो। फिर आपका आ जाता है IIT मद्रास जो आपको बहुत प्यारा है, बायस्ड हो आप उसके टुवर्ड्स, वो आपका इंजीनियरिंग में सबसे टॉपर है। हाँ ठीक है। अब आएगी और कैटेगरीज, ये तीनों सही हैं। और कैटेगरीज के आंसर लिखो। मेडिकल में किसने टॉप किया है? इंडिया में फेमस कौन है मेडिकल में? एम्स न्यू दिल्ली। लिखो, मेडिकल में टॉप किया है एम्स न्यू दिल्ली। फार्मेसी में लिखोगे जामिया हमदर्द, नाम है मैं क्या करूं, जामिया हमदर्द। फार्मेसी में ये टॉपर रहा है, और ऐसा नहीं कि पहली बार टॉपर रहा है, लगातार 3 सालों से टॉपर है ये, तो फेमस है ये। थर्ड लिखो आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में टॉप किया है IIT रुड़की ने, IIT रुड़की। लॉ में लिखेंगे, लॉ वाली कैटेगरी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। कहां पर है ये? बेंगलुरु में। डेंटल में लिखेंगे
मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस। आईआईटी रुड़की किसमें था? आर्किटेक्चर में। के उसमें भी है, के उसमें भी है। ये याद करने आप लोगों ने, 8 है टोटल, मैं कल पूछूंगी इनमें से। कुछ तो फेमस ही बहुत है जो आपको वैसे ही पता होने चाहिए, मद्रास, आईआईएम, अहमदाबाद और एम्स वाला, वो तो वैसे ही याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आओ जरा क्वेश्चन पर। जोजिला टनल, ये हमने पहले भी किया हुआ है। जोजिला पास जो है वो कौन सी रेंज में है? जास्कर या लद्दाख? जास्कर, जेड जेड से हम लोगों ने याद किया था। फर्स्ट ऑप्शन, जोजिला टनल विल प्रोवाइड ऑल एयर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लेह लद्दाख। यस, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज सेड टू बी इन एशियाज लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शन टनल ऑफ 14.15 किलोमीटर। यस। अभी हमारे यहाँ पर जो अटल टनल है उसकी कितनी लेंथ है? हम लोगों ने उस दिन भी देखी थी, 9 पॉइंट समथिंग, नहीं 9.2 याद रखनी। 9.1, 9.2 ये ऑप्शन में ऐसे आएंगे तो 9 पॉइंट समथिंग में उड़ जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या है आपका? सी। ये मिलता है आपका जास्कर रेंज में। जास्कर रेंज कैसी है? ट्रांस हिमालय, नॉर्मल हिमालय है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या होते हैं? जो कि ग्लेशियर्स, ग्लेशियर तो हर जगह है। ट्रांस हिमालयस वो हिमालयस है जो एक्चुअल में हिमालयस जब बने तब नहीं बने थे, उससे पहले बन चुके थे। ट्रांस हिमालयस वो पहाड़ियां हैं, वो माउंटेन की रेंजेस हैं जो कि हिमालयस के बनने से पहले ही बने हुए थे। हिमालयस में क्या है? ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस आल्सो नोन एज शिवालिक्स। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से आएंगे आपके? कराकोरम रेंज आएगी पूरी की पूरी, कराकोरम आएगी, उसके बाद लद्दाख रेंज आएगी, उसके बाद जास्कर रेंज, और उसके बाद पीर पंजाल इज अ पार्ट ऑफ मिडल हिमालयस, धौलाधर इज अ पार्ट ऑफ मिडल हिमालयस। एक और है ट्रांस हिमालय में, कैलाश रेंज, जो आपकी लद्दाख के इस साइड है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज, ये चार आपको मिलेंगे ट्रांस हिमालयस के पास। हाँ, नहीं वो भी है। जो माउंटेन रेंजेस दो प्लेट्स की कन्वर्जेंस पर बैठे हुए हैं, तो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही हैं और अल्टीमेटली उनकी हाइट भी क्या है? बढ़ती चली जाएगी। तो चाहे वो ट्रांस हिमालय तो चाहे हिमालय, तो सभी की हाइट बढ़ी रही है। पहले भी यूज्ड टू राइट दी हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स, नाउ इट इज 8855। होमवर्क लिखो। नेपाल और चाइना के बीच जो डिस्प्यूट था माउंट एवरेस्ट की हाइट को लेकर, जो भी रिसेंटली इन लोगों ने रिजॉल्व कर लिया था, रिजोल्यूशन के बाद क्या हाइट सारे पूरे वर्ल्ड में यूज की जाएगी वो पता करके लेकर आना कल। पहले जो नेपाल था वो 8848 लिखता था, चाइना 8851 लिखता था। हाँ, अब उन्होंने डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया। डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया, कहते हैं कि ये हाइट है पूरा वर्ल्ड, इसको मान लो। वो हाइट क्या है मुझे पता होनी चाहिए। कर लोगे? ये इजी है। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा फिर आप लोग। अब ऑन विच डेट द वर्ल्ड मैरिटाइम डे सेलिब्रेटेड, और क्यों? ऑप्शंस हैं 13, 33 या 23। अगर तुम्हें 3 भी याद है तो कंफ्यूज हो तुम। 30 और भी 30 वाला आंसर इज 30th ऑफ सितंबर। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या बना था आपका? इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन
बना था, उसी को ही ट्रिब्यूट पे करने के लिए, उसी ही एक्टिविटीज को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड मैरीटाइम डे। मैरीटाइम का मतलब क्या होता है नॉर्मली? वैसे मैरीटाइम का मतलब होता है रिलेटेड टू सी, रिलेटेड टू नेविगेशन, रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, चलो थीम लिखो इसकी, थीम फॉर वर्ल्ड मैरीटाइम डे। अच्छा मुझे लिखवानी है, सी फेयरर्स, सी फेयरर्स, seafarers at the core of shipping's future, at the core of shipping's future। थीम पता होनी चाहिए, डे पता होना चाहिए, और डे पर क्वेश्चन आएगा। और ये मत मान के चलना कि जो डे फेमस है उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा, फेमस वाले सभी याद करके जाएंगे, पीपीएससी को ही पता है ये बात। तो हम वो करेंगे जो फेमस भी हैं, पता लगे फेमस ही आ गया, बात तो करके ही नहीं गए वो, तो वो भी करेंगे और साथ में वो भी करेंगे जिसके आने के चांसेस थोड़े से कम है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये, बट क्योंकि मनाया गया है तो करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा फिर, सूर्य किरण, बहुत इजी क्वेश्चन है। इंडिया नेपाल, ओके। क्या ये बाइनियल है? बाइनियल है या एनुअल है? एनुअल है। नेक्स्ट वाला है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने आपकी पीसफुल मिशन को कंडक्ट करवाया था, एशियान, ब्रिक्स, बिम्स्टेक या फिर एससीओ? एससीओ। और पीसफुल मिशन जहां पर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तीनों मौजूद है, वहां पर पीस, वहां पर शांति की, शांति इमेजिन कर सकते हो आप लोग? लेकिन करनी चाहिए, करनी चाहिए, इसीलिए पीसफुल मिशन लेकर आया गया एससीओ के द्वारा, क्योंकि पीस नहीं रहती है नॉर्मली, लेकिन होनी चाहिए। इसी के लिए मिशन ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय एससीओ कंट्रीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ फिर, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। फर्स्ट ऑप्शन इज डेवलप्ड बाय FSSAI, यस। अमंग द लार्जेस्ट स्टेट्स गुजरात वाज द टॉप रैंकिंग स्टेट, ओके। अमंग द स्मॉलर स्टेट्स गोवा स्टूड फर्स्ट। इसमें आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। नॉर्मली क्या पैरामीटर्स रहते होंगे? फूड सेफ्टी इंडेक्स है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, या फूड सेफ्टी है? हाँ, अडल्ट्रेशन ना हो, कंटामिनेशन ना हो, जो पेस्टिसाइड्स हैं वो ज्यादा यूज ना किए गए हो। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता क्राइटेरिया क्या है, पॉपुलेशन वाला है या लैंड वाला है, हमें फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने बोला है सिक्किम इज स्मॉलर, तो हमें स्मॉलर मानना है। ठीक है, चलो। तो अमंग लार्जेस्ट स्टेट्स गुजरात टॉप्ड, स्मॉलर स्टेट्स गोवा टॉप्ड, यूटी में, यूटीज भी तो होंगे, जम्मू एंड कश्मीर, देखो जम्मू एंड कश्मीर। आंसर क्या रहेगा इसका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। होमवर्क लिखो, पैरामीटर्स फॉर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, पैरामीटर्स फॉर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसे लिखे हुए मैंने, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग पता करके लेकर आओ एक बार, कल डिस्कस कर लेंगे हम फिर इसे। चलो नेक्स्ट आओ फिर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, सुना इसके बारे में? बहुत ज्यादा केसेस आए थे केरला में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। फर्स्ट ऑप्शन
देयर इज नो अप्रूव्ड वैक्सीन अगेंस्ट दिस डिजीज, नहीं है डिजीज, नहीं है वैक्सीन इसकी रिगार्डिंग हमारे पास अभी। सेकेंड, दिस वायरस इज हाईली ट्रांसमिसेबल टू ह्यूमंस, ट्रांसमिसेबल टू ह्यूमंस है ये मेनली। ये ह्यूमंस की रिगार्डिंग अभी नहीं है, जितना हमें पता है इट इज नॉट ट्रांसमिसेबल। अगर एक साल बाद पता लगे कि हाँ ह्यूमंस को भी हो सकता है तो हम इसको ठीक कर लेंगे करंट अफेयर को, बट अभी के लिए अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए जो ट्रांसमिसिबिलिटी है ह्यूमंस के लिए वो इतनी एग्जिस्ट नहीं करती है। बट यस, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अगर किसी एनिमल को अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली उसकी डेथ होती है। देयर इज दी 100% मोर्टेलिटी रेट। कोविड में कितनी थी? कोविड में मोर्टेलिटी रेट कितनी थी? 2 to 5%। अगर आपको कोरोना हुआ है तो देयर इज चांसेस 2% to 5% की आपकी डेथ होगी। इसमें कितनी है टोटल आपकी? 100%। ठीक है, वो तो हो सकता है, वो हो सकता है। ये स्वाइन फीवर अलग है, H1N1 बर्ड फ्लू, H5N1 वो सारे अलग चीजें हैं, ये अलग से वायरस है। चलो आंसर रहेगा इसका ए। किसी को कोई डाउट? जी, गोकुल मिशन और गोपाल मिशन, गोपाल अवार्ड है। मैंने पढ़ा नहीं गोपाल मिशन के बारे में, मैं चेक कर लूंगी एक बार, मुझे अभी आइडिया ही नहीं उसका है क्या वो। और किसी को कोई डाउट? क्लैरिटी है? कल हम करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन ऑफ सितंबर 2021।